सिद्धार्थ, मैंने ये सोचा जरूर था कि मैं पहले अपने लेवल पर सच का पता लगाने की कोशिश करूं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। सोनल ने एक गहरी सांस लेते हुए एक बार बाहर की तरफ देखा और फिर आगे बोलना शुरू किया। जिस वक्त मुझे इन सब चीजों के बारे में पता लगा, उस वक्त मैं खुद भी एकदम से पैनिक हो गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मेरी तुमसे बात हुई थी और तुमने बताया कि तुम अगले दिन आने वाले हो, तो मैंने सोचा था जब तुम यहाँ आ जाओगे तो मैं इस बारे में सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ तुम्हारे काम के बीच में परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे जब तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर मिली और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स ही भूल गई। हाँ, मैं मानती हूँ तुम्हें बस थोड़ी सी चोट आई है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है सिद्धार्थ। तुम्हारी एक छोटी से छोटी चोट से मुझे फर्क पड़ता है। और फिर तुमने कहा था ना कि तुम्हें वहाँ पर भी कुछ जरूरी काम करने हैं। मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आना चाहती थी सिद्धार्थ। पंक्ति ने मुझे सच का पता लगाने के लिए 2 दिन का टाइम दिया था। उस वक्त भी मेरे पास पूरे 1 दिन का टाइम बाकी था। मुझे लगा मैं इतने दिन में कोई ना कोई क्लू तो जरूर ढूंढ लूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो तुमने ठीक कहा था सिद्धार्थ, मैं बहुत बड़ी वाली स्टूपिड हूँ जिसे ये तक नहीं पता है कि उसे क्या करना है। मैं क्लू खोजने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन मुझे खुद भी कोई आइडिया नहीं था कि मुझे इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। और देखो, आखिरकार तुम्हें यहाँ आकर सब कुछ ठीक करना पड़ा। सोनल ने गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कॉल भी करना चाहती थी। उस इंटरोगेशन रूम में मैंने उन दोनों ऑफिसर से रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे बस एक कॉल करने दो, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी परमिशन नहीं दी। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो? सोनल ने सिद्धार्थ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो सुनो, तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो सिद्धार्थ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जब मैंने तुम्हें वहां पुलिस स्टेशन में देखा तो मैं कितनी खुश थी। आखिर हर बार की तरह तुम आ गए थे मुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने, लेकिन तुम नाराज हो गए। इतना कहते कहते सोनल की आवाज भारी हो गई थी। मैंने तुम्हें जाहिर बात बताने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तुम्हें पता भी है, सुबह के बाद से मैंने खाना तो छोड़ो, पानी तक नहीं पिया, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस मुझ पर गुस्सा करना था। सोनल ने भी अब नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा था कि अब तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, कभी मुझसे बात नहीं करोगे, और ये ख्याल जेल की सलाखों के पीछे वक्त बिताने से भी ज्यादा डरावना है मेरे लिए। सोनल की पूरी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ का गुस्सा एकदम से गायब हो गया था। उसने सोनल को अपने करीब खींचते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और प्यार से बोला, I'm sorry सोनल, I'm actually an idiot, जिसने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। सोनल ने भी खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया, उसके सीने पर सिर रखकर। अब उसे लग रहा था कि फाइनली उसकी सारी मुश्किलें दूर हो चुकी हैं। अब उसे किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सुबह जब इतना वियर्ड बिहेव करते देखा तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी, लेकिन मेरे पूछने पर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया सुना, इसलिए मैंने रोहित को सारी बातें पता करने के लिए उसी वक्त यहाँ भेज दिया था। बाद में जब उसने मुझे सारी बातें बताई तो मुझे बहुत गुस्सा आया, स्पेशली तुम पर, कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपा सकती हो। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। अभी तो तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने से डरती हो। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब भी हमारे बीच एक बहुत बड़ी सी दीवार बाकी है जो हम दोनों को करीब आने से रोक रही है। मैं उस वक्त खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। ये बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी कि तुम्हारी मुश्किलों के वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं था और ना ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाया। I was feeling like a useless person। मैं उसी वक्त अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आ गया। हाँ, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। जब मैंने तुम्हें इतनी बुरी हालत में देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया हो, और उस वक्त मुझे तुमसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों मैं टाइम पर यहाँ नहीं आ सका? अगर मैं थोड़ा पहले आ गया होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। शायद मैंने तुम्हें आज गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। बस ट्रस्ट मी, जब मैंने तुम्हें वहां पुलिस स्टेशन में देखा था ना, तो मैं भागकर तुम्हें अपने गले से लगा लेना चाहता था और तुम्हें बताना चाहता था कि अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सिद्धार्थ ने रुककर गहरी सांस ली और सोनल की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आने लगा और फिर मैंने वो सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल दिया। आई एम सॉरी सोनल, बजाय तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के मैंने तुम्हें और भी ज्यादा परेशान कर दिया। मैं सचमुच बहुत बुरा हूं ना। मैं बहुत बुरा हूं ना सोनल। सोनल अब तक चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद अब वो भी इमोशनल हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों में सिद्धार्थ का चेहरा थामते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, नहीं, इसमें मेरी भी तो इतनी गलती है ना। फिर तुम अकेले कैसे बुरे हो सकते हो? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि आगे से मैं तुमसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाऊंगी, लेकिन मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। और देखो, सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से तुम्हें भी कितना परेशान होना पड़ा ना। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह में होती तो मैं भी तुमसे कहीं ज्यादा गुस्सा करती और मुझे भी इतनी ही डिसअपॉइंटमेंट होती जितनी अभी तुम्हें हो रही है। इसलिए प्लीज सिद्धार्थ, खुद को ब्लेम मत करो प्लीज। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई थी। उसने सोनल के चेहरे पर आए बालों को समेटते हुए उसके कान के पीछे टक करते हुए पूछा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? सोनल ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर जानबूझकर उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी तुमने किया ही क्या है? बस आधे घंटे तक मुझे डांट ही तो रहे थे ना, उससे मुझे क्या फर्क पड़ गया? मैं 1 घंटे तक रोती रही, ज्यादा से ज्यादा मेरे 2-3 लीटर आंसू बह गए होंगे। इतनी सी बात के लिए भी कोई किसी से नाराज होता है क्या? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। उसने सोनल की गाल खींचते हुए कहा, बहुत नॉटी हो गई हो तुम ना। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हें डर तो नहीं लगा ना? सोनल कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही, फिर उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सच कहूं तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था पता नहीं कितने दिनों तक मैं जेल में बंद रहने वाली हूँ। मुझे लगा था शायद तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, और इस ख्याल से ही मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम सॉरी सोनल, मैंने आने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन अब तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी की सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? सोनल के फेस पर यह सुनकर एक स्माइल आ गई थी। उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो पहले चलकर कुछ खा लो। सिद्धार्थ ने गाड़ी वापस स्टार्ट करते हुए कहा, मगर सोनल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, नहीं, अब मुझे भूख नहीं है। सोनल ने आज सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ भी नहीं खाया पिया था,
इस वजह से उसे थोड़ी देर पहले तक तो बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन अब इतनी देर तक रोते रहने के बाद उसकी भूख जैसे एकदम से गायब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी और बस जल्दी से जल्दी घर जाकर सो जाना चाहती थी। रियली? अब प्लीज ये मत कहना कि मेरी डांट सुनकर ही तुम्हारा पेट भर गया है। सिद्धार्थ ने हल्की सी हंसी के साथ अपनी सीट बेल्ट वापस लगाते हुए कहा, वैसे अगर तुम्हें भूख नहीं भी है ना, तब भी तुम्हें खाना तो खाना पड़ेगा। अभी तो बहुत कुछ करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी तुम्हें। सोनल उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ऑलरेडी रात के 10 बज रहे थे। आखिर अब इतनी रात को सिद्धार्थ को क्या करना है? लेकिन उसके पास सिद्धार्थ की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। थोड़ी ही देर में वो एक रेस्टोरेंट के अंदर थे। सोनल ने सिद्धार्थ की जोर देने पर थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद सोनल को एहसास हुआ कि ये रास्ता घर की तरफ नहीं जाता है। सिद्धार्थ, हम कहाँ जा रहे हैं? मगर सिद्धार्थ ने उसे एक शरारत भरी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, अपने हनीमून स्पॉट पर। शादी के बाद से अब तक हम दोनों हनीमून के लिए नहीं गए ना, इसलिए मैंने सोचा आज तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। उसे अपनी तरफ हैरानी से देखते देखकर सिद्धार्थ ने कहा, वैसे रास्ता जरा लंबा है, अगर तुम थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा, ठीक है? सोनल सोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा थक गई थी कि कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सिद्धार्थ ने पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने के बाद अपनी सीट बेल्ट निकालते हुए कहा, सोनल हम पहुंच गए हैं। लेकिन सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त बहुत गहरी नींद में थी। सिद्धार्थ ने एक बार हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे सुकून के साथ सोती देखकर उसके होंठों पर अब एक स्माइल आ गई थी। उसने अपनी एक उंगली से उसकी नाक को टच किया। सोनल ने नींद में ही उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। सिद्धार्थ को अब हंसी आने लगी थी। उसने झुककर सोनल के गालों पर किस कर लिया। सोनल एकदम से परेशान होकर अपने गालों को मसलने लगी। जैसे ही उसने परेशान होकर अपनी आंखें खोली, उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी, जो स्माइल करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। उसे अपने इतने करीब देखकर ना सोनल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने सिद्धार्थ से दूर हटने की कोशिश करते हुए पूछा, सिद्धार्थ हम पहुंच गए हैं क्या? बाहर चलो, सिद्धार्थ ने उसकी सीट बेल्ट निकालते हुए कहा। सोनल ने एक बार खिड़की से बाहर नजर डाली और वो एकदम से पैनिक हो गई। सिद्धार्थ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज वापस चलो यहाँ से। सिद्धार्थ की कार इस वक्त फैशन हब की पार्किंग एरिया में खड़ी थी और ये देखकर सोनल बुरी तरह परेशान हो गई थी। मगर सिद्धार्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने प्यार से सोनल के गालों को थपथपाते हुए कहा, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा यहाँ आना जरूरी था। ये वही जगह है जहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एंड भी यहीं से होगा। सोनल कुछ पलों तक उसे देखती रही, फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम अंदर जाकर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करने वाले हो? फिर उसने एकदम से डिसअपॉइंटेड होते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे कोई क्लू नहीं मिला सिद्धार्थ। और फिर टाइम तो देखो, रात के 11 बज रहे हैं। इस वक्त हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। आर यू श्योर? सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सब कुछ चेक कर लिया था तुमने? वैसे मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब खुद इस सारे मामले को हैंडल करने वाला हूँ। आज हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि तुम बेकसूर साबित नहीं हो जाती। सोनल ने परेशानी से एक बार ऑफिस के गेट की तरफ एक नजर डाली और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम अकेले जाकर सारा मैटर सॉल्व नहीं कर सकते? मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ ना। आज यहाँ से सबके सामने उसे पुलिस अरेस्ट करके लेके गई थी। हालांकि उस वक्त वहाँ सारा स्टाफ मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और अब सोनल उनकी नजरों का सामना करने से कतरा रही थी। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि इस बार वहाँ के सारे स्टाफ सिद्धार्थ के सामने भी उसके साथ मिसबिहेव न करे, इसलिए वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। सिद्धार्थ ने अब थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, आर यू श्योर तुम्हें मेरे साथ अंदर नहीं जाना है? सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, लेकिन सिद्धार्थ तो जैसे पहले से ही अपना डिसीजन ले चुका था। ओके, तुम नहीं जाना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे साथ अंदर जाना होगा, क्योंकि आज वहाँ जो कुछ भी होने वाला है उसमें तुम्हारी मौजूदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। सोनल की समझ में नहीं आ रहा था आखिर सिद्धार्थ क्या करने जा रहा है। सिद्धार्थ प्लीज मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है? उसने परेशानी से पूछा। अभी पता लग जाएगा, बाहर आओ, कहते हुए सिद्धार्थ अपनी साइड का डोर ओपन करते हुए कार से बाहर आ गया। उसके बाद तेजी से चलकर सोनल की साइड आते हुए उसने डोर ओपन कर दिया, लेकिन सोनल चुपचाप अंदर ही बैठी रही। सोनल बाहर आओ, सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सोनल ने नाव में अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ ने अभी गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से अंदर ले जाऊंगा। इतना सुना था कि सोनल तुरंत घबराकर खुद ही कार से बाहर आ गई। उसकी इस हरकत पर सिद्धार्थ को तेज हंसी आ रही थी। उसने कार लॉक करते हुए कहा, गुड गर्ल, अब चलें। सोनल के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं कहा था। मजबूरी में वो चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे अंदर की तरफ चल दी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंची, लिफ्ट में से बाहर निकलकर रोहित तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ गया। अरे सर आप आ गए? हेलो भाभी जी। सोनल ने बिना कुछ बोले बस उसे एक स्माइल दे दी। आज एक बार फिर से रोहित को भी उसकी वजह से आधी रात को काम करना पड़ रहा था, कि देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। रोहित के आते ही सिद्धार्थ ने उससे सीधा सवाल किया, काम हो गया? रोहित ने एकदम एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे होगा कैसे नहीं सर, थोड़ा मुश्किल जरूर था पर सब ठीक ठाक हो गया। ये सुनकर अब सिद्धार्थ भी थोड़ा रिलैक्स नजर आने लगा। मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे और फिर सब क्लियर हो जाएगा, और फिर बाकी की जो भी चीजें आपने मुझसे करने को कही थी ना, वो सब भी मैंने कर दी हैं। रोहित ने उसे सारी अपडेट्स देते हुए कहा, ओके फाइन देन लेट्स गो। जैसे ही सोनल ने ऑफिस के अंदर कदम रखा, वो शॉक रह गई। रात के 11 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था, उसके बावजूद फैशन हब में काम करने वाला सारा स्टाफ वहां मौजूद था। यहाँ तक कि वहाँ क्लीनिंग और कैंटीन का काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स तक वहां नजर आ रहे थे। वहीं पंक्ति भी एक तरफ दीवार से टेक लगाए चुपचाप खड़ी थी। किसी के कदमों की आहट सुनकर पंक्ति ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। सोनल को वहां खड़े देखकर भी उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे, लेकिन वहां सारे स्टाफ मेंबर्स के बीच कानाफूसी जरूर शुरू हो गई थी। सोनल को सिद्धार्थ के साथ देखकर वो सब एकदम से सरप्राइज हो गए थे। उन्हें तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की कुछ टाइम पहले तक यहाँ साफ सफाई जैसे छोटे मोटे काम किया करती थी, वो सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे बिजनेसमैन को जानती होगी। तभी अंदर से निकलकर निकी भी बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर सोनल के ऊपर पड़ी, उसने एक बार फिर से उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा,
गजब की ठीक लड़की हो तुम, बार बार यहाँ से निकाल देने के बाद फिर वापस आ जाती हो। अभी वो और भी कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नजर सोनल के पास खड़ी सिद्धार्थ के ऊपर चली गई और वो एकदम से शॉक्ड हो गई। सोनल ने एक बार नजर उठाकर निकी की तरफ देखा जरूर, उससे कहा कुछ नहीं। सिद्धार्थ ने एक बार अपनी नजरें घुमाकर वहां खड़े स्टाफ मेंबर्स की तरफ देखा और फिर सोनल को अपनी एक बाह के घेरे में ले लिया। सिद्धार्थ की सिर्फ एक छोटी सी हरकत ने वहां मौजूद सारे लोगों को यह जता दिया था कि सोनल कौन थी। इसके बाद किसी की भी कुछ और बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। सिद्धार्थ उसे अपने साथ लेकर वहीं लॉबी में पड़े एक सोफे के ऊपर जाकर बैठ गया। सोनल भी उसी के साथ बगल में बैठ गई। वहां मौजूद सारे लोगों की नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। इस वजह से सोनल थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन सिद्धार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस वक्त इतने आराम से और इतने बेफिक्र होकर वहां बैठा हुआ था जैसे ये पंक्ति का नहीं बल्कि उसका ऑफिस है और यहाँ का बॉस वो है। उसके सिर पर अब भी बैंडेज बंधा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसके एटीट्यूड और चार्मिंग पर्सनालिटी में कहीं से भी कोई कमी नहीं आई थी। पंक्ति ने अब सीधे खड़े होकर सिद्धार्थ की तरफ नजर डालते हुए कहा, मिस्टर कपूर, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो प्लीज अब ये सस्पेंस खत्म कीजिए। यहाँ मौजूद ये सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपने हम सबको इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया है। आज शाम जो कुछ भी हुआ था उसके बाद पंक्ति का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। सो लगभग सारे स्टाफ मेंबर्स के जाने के बाद वो शाम के करीब 7 बजे ऑफिस से निकली थी, लेकिन अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि अचानक उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगा। फोन पर मौजूद शख्स ने उसे बताया था कि वो कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट रोहित अग्रवाल है और उससे फैशन हब के डिजाइन के लीक होने के केस में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। रोहित ने भले ही पंक्ति से गुस्से या डराने धमकाने वाले अंदाज में बात नहीं की थी, लेकिन उसकी आवाज में मौजूद सीरियसनेस को महसूस कर पंक्ति उसकी बात मानने को मजबूर हो गई थी। तब तक उसे भी अंदाजा हो गया था कि इस केस से कपूर इंडस्ट्रीज का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना सिद्धार्थ के पर्सनल असिस्टेंट को इस केस में इन्वॉल्व होने की जरूरत ही क्या थी। रोहित के कॉल के बाद पंक्ति ने अपनी गाड़ी वापस फैशन हब की तरफ घुमा ली थी। पंक्ति के वहां पहुंचते ही रोहित भी वहां आ गया था। उसने पंक्ति से कहा कि वो सीसीटीवी की डिलीटेड फुटेज रिकवर कर सकता है। इसके बाद उसने पंक्ति से कहा कि वो फैशन हब में काम करने वाले हर एक स्टाफ मेंबर को इसी वक्त यहाँ आने के लिए इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ काम करने वाले हर एक स्टाफ को सच्चाई पता चले। बाद में जब उसने खुद सिद्धार्थ रॉय कपूर को सोनल के हाथों में हाथ डाले दरवाजे से अंदर आते देखा तो वो शॉक रह गई। इतने दिनों से वो जिसे एक सिंपल सी लड़की समझ रही थी, उसकी पहुंच इतनी दूर तक होगी ये तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसे वो दिन भी याद आ रहा था जब उसने सोनल से कहा था कि वो करण से दूर रहे, और तब सोनल ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उसे करण में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अब पंक्ति की समझ में आ रहा था कि सोनल ने ऐसा क्यों कहा था। जिसके पास सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसा बॉयफ्रेंड होगा उस लड़की को किसी और लड़के में दिलचस्पी हो भी कैसे सकती है। सिद्धार्थ ने एक बार अपनी नजरें घुमाते हुए पंक्ति की तरफ देखा जरूर था, लेकिन कहा कुछ नहीं। पंक्ति की आवाज सुनकर रोहित मॉनिटरिंग रूम से बाहर आ गया था। उसने एक बार पंक्ति की तरफ देखा और फिर बाकी सबकी तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए बोला, आप सबको तो पता ही है कि किसी ने फैशन हब के डिजाइन चोरी किए हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम सॉरी कि मैंने आप सबको इतनी रात को परेशान किया है। बाकी स्टाफ मेंबर्स में से तो किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन निकी से चुप नहीं रहा गया। उसने रोहित के ऊपर तंज कसते हुए कहा, ओह रियली, अब जाकर आपको रियलाइज हुआ है कि रात बहुत हो गई है। मेहरबानी करके अब ये भी बता दीजिए कि आज यहाँ कौन सा नया तमाशा किया जाने वाला है जिसके लिए आपने हम सबको यहाँ इतनी देर तक रोक कर रखा है। निकी का गुस्सा देखकर रोहित की फेस पर एक स्माइल आ गई थी। हाँ प्लीज काम डाउन, हमारा इरादा आप सबको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आप सबने ही अपने फैशन शो के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए आप सबको ये जानने का पूरा हक है कि आपकी मेहनत को बेकार करने वाला शख्स कौन है। रोहित की बात पूरी होती ही एक बार फिर से सारे स्टाफ मेंबर्स के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। रोहित ने अब एक स्माइल के साथ उन सबकी तरफ देखते हुए पूछा, वैसे अब भी वक्त है, जिसने भी ये सब किया है वो खुद आगे आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सोनल जी से माफी मांग सकता है। मिस्टर कपूर अब भी उसकी सजा कम करने को तैयार है, लेकिन अगर एक बार सच सामने आ गया तो फिर उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। इतना कहकर रोहित ने एक बार अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और बोला, आप सबके पास सोचने के लिए 5 मिनट का टाइम है। इसके बाद वो एकदम आराम से वहां खड़ा होकर सबकी तरफ देखने लगा। रोहित के स्टेटमेंट के बाद ऑफिस का माहौल काफी टेंस हो गया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। कुछ देर बाद रोहित ने दोबारा अपनी वॉच पर नजर डालते हुए कहा, ओके योर टाइम इज अप, सो लेट मी अनकवर द मिस्ट्री। रोहित की बात खत्म होते ही मॉनिटरिंग रूम से एक आदमी बाहर आया और उसने रोहित के हाथों में एक हार्ड डिस्क पकड़ा थी। रोहित ने तुरंत अपने लैपटॉप को ऑन कर हार्ड डिस्क को उसके साथ कनेक्ट कर दिया। उसने वीडियो सॉफ्टवेयर ऑन किया। कुछ ही सेकंड्स के बाद स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरनी शुरू हुई। ये फैशन हब की सर्वेलेंस वीडियो थी जो इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन पर 9 पैनल की एक ग्रिड में शो हो रही थी। रोहित ने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और सीधे उस पॉइंट पर ले जाकर रोक दिया जहां पर सोनल लवली के केबिन में एंटर कर रही थी। इसके बाद उसने वीडियो को नॉर्मली प्ले कर दिया। उस वीडियो में सोनल 2 बड़े-बड़े ब्लैक कलर के बैग्स लेकर लवली के ऑफिस में एंटर करती हुई नजर आ रही थी। 1 मिनट से भी कम टाइम में वो लवली के ऑफिस से खाली हाथ बाहर निकल आई, जहां उसे साशा मिल गई। कुछ देर तक वहीं पर साशा से बातें करने के बाद सोनल वहां से चली आई। वहां मौजूद सारे लोगों की नजरें इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। रोहित ने वीडियो को वहीं पर स्टॉप करते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये वीडियो ठीक इसी पॉइंट पर आकर इंटरप्ट कैसे होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कपूर इंडस्ट्रीज के पास काफी टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मौजूद हैं। उन्होंने इस वीडियो फुटेज को वापस रीस्टोर करने में हेल्प की। आप सब खुद देख सकते हैं कि सोनल जी उस केबिन में 1 मिनट से भी कम टाइम तक मौजूद थी, और इतने कम टाइम में मुझे नहीं लगता कि वो डिजाइन्स देख भी सकती हैं। उन्हें चुराना या कॉपी करना तो बहुत दूर की बात है। रोहित की बात सुनकर वहां चुप्पी छा गई थी, लेकिन निकी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मिस्टर रोहित अग्रवाल, आपको नहीं लगता कि आप सोनल को क्लीन चिट देने में थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? सिर्फ ये साबित कर देने से कि सोनल इस केबिन से तुरंत बाहर निकल गई थी, ये साबित नहीं हो जाएगा कि उसने डिजाइन की चोरी नहीं की है। ये भी तो हो सकता है ना कि उसने बाद में कभी मौका देखकर उन डिजाइन को कॉपी कर लिया हो और उन्हें रेडी टू स्टाइल स्टूडियो को बेच दिया हो। रोहित ने एकदम आराम से उसकी सारी बातें सुनी और फिर एक स्माइल देते हुए बोला, आपकी बात भी सही है, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। रोहित की बात सुनकर सोनल एकदम से नर्वस होने लगी थी। सच ही तो था, उस वीडियो फुटेज से सिर्फ ये साबित होता था कि उसने उस वक्त क्राइम नहीं किया था, लेकिन इससे वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती थी। इसके लिए उसे और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत थी। उसकी अनईजीनेस को फील कर सिद्धार्थ ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। सोनल ने एकदम से चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ ने स्माइल के साथ अपनी पलकें झपकाते हुए उसे भरोसा दिलाया कि उसे अब डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगा। रोहित ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन अब जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी और आप सबको भी यकीन हो जाएगा कि यहाँ फैशन हब में जो कुछ भी गलत हुआ है उससे सोनल जी का कोई कनेक्शन नहीं है। इतना कहकर एक बार फिर से रोहित ने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। स्क्रीन पर टाइम तेजी से चेंज होने लगा। इस बार रोहित ने वीडियो को 6 दिन पहले के टाइम पर ले जाकर रोक दिया।
इस बार भी स्क्रीन पर वीडियो 9 पैनल की ग्रिड में ही नजर आ रही थी, लेकिन उनमें से एक फुटेज को रेड फ्रेम से मार्क कर दिया गया था, जिस वजह से ऑटोमेटिकली सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया। ये फुटेज फैशन हब के गेट के बाहर की थी। रात के 9:30 बजे उस गेट से किसी ने एंट्री ली और सीधे फैशन हब के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कितनी गर्मी में उसने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का ओवरकोट डाल रखा था, जिससे उसकी बॉडी गले से लेकर नीचे पैरों तक कवर हो गई थी। उसने अपने सिर पर एक बड़ी सी कैप लगा रखी थी और उसके चेहरे पर भी ब्लैक कलर का मास्क था। ऑफिस के गेट के सामने खड़ी होकर उसने एक बार अपने चारों तरफ अच्छी तरह देखा और फिर अपने कोट की जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर उससे गेट को ओपन करने लगा। जैसे ही उसने गेट ओपन किया, वीडियो फुटेज में रेड फ्रेम चेंज होकर अब उस हिस्से में नजर आने लगा जो पंक्ति के ऑफिस के केबिन को शो करता था। ब्लैक कोट वाला आदमी पंक्ति के ऑफिस में एंटर कर गया। करीब आधे घंटे के बाद वो वहां से बाहर निकला और गेट को वापस पहले की तरह लॉक कर ऑफिस से बाहर निकल गया। लेकिन फिर 10 मिनट के बाद वो ब्लैक कोट वाला आदमी वापस वीडियो फुटेज में रेड फ्रेम के अंदर नजर आने लगा। इस बार पंक्ति के केबिन में जाने की बजाय वो मॉनिटरिंग रूम में घुस गया। उसने मॉनिटरिंग कंप्यूटर को अपने साथ लाए माइक्रो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया और कुछ देर तक उस पर काम करता रहा। इसके बाद रूम से बाहर आकर उसने वापस गेट लॉक कर दिया। उसके एक एक एक्शन से पता चल रहा था कि वो जो कोई भी है इस काम में बिल्कुल प्रोफेशनल है। उसके कपड़ों और चाल ढाल को देखकर इस बात का भी अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो लड़का है या लड़की। ऑफिस में मौजूद सारे लोग इस वीडियो फुटेज को देखकर शॉक्ड हो गए थे। एक बार फिर से वहां मौजूद लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। वहां मौजूद लोगों की अलग अलग आवाजें आनी शुरू हो गई थी। कौन है ये? यार, इट लुक्स स्कैरी। हमें नहीं पता था रात के टाइम यहाँ ऑफिस में खुलेआम चोर भी घुस सकते हैं। सबकी बातें सुनते हुए रोहित के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ गई थी। उसने एक बार फिर से दूसरा वीडियो ओपन किया। इस बार की वीडियो फुटेज फैशन हब के ऑफिस बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया की शो हो रही थी। इस वीडियो फुटेज में वो ब्लैक कोट वाला आदमी एक ब्लैक कलर की बाइक पर बैठकर इस पार्किंग एरिया से निकलता हुआ नजर आ रहा था। इतनी फुटेज शो करने के बाद रोहित ने वीडियो स्टॉप कर दिया और वहां मौजूद सारे लोगों की तरफ मुड़ते हुए बोला, ये जो कोई भी है बहुत स्मार्ट है। उसे भी पता था कि वो फैशन हब के मॉनिटरिंग रूम से तो वीडियो फुटेज डिलीट कर सकता है, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग के मॉनिटरिंग रूम से फुटेज डिलीट करना उसके लिए इंपॉसिबल था। आफ्टर ऑल रात के टाइम पे वहां पर गार्ड्स मौजूद थे, सो इसने नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज करने की बजाय सीढ़ियों का रास्ता चुना, जहां से नॉर्मली कोई भी जाना पसंद नहीं करता। इतना कहकर रोहित एक पल के लिए रुका और लैपटॉप पर एक पिक्चर ओपन की। ये वही बाइक थी जिससे वो ब्लैक कोट वाला आदमी पार्किंग एरिया से बाहर निकला था। उसने उस बाइक की पिक्चर को जूम करते हुए कहा, एज एक्सपेक्टेड उस बाइक पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे अगर होती भी तो वो बस सबको गुमराह करने के लिए ही होती, क्योंकि ये जो कोई भी है इसने पूरा ख्याल रखा है कि ये अपने पीछे एक भी क्लू ना छोड़े। लेकिन हर स्मार्ट से स्मार्ट क्रिमिनल भी कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। ये सारी वीडियो फुटेज देखने के बाद निकी अब तक शॉक में ही थी, लेकिन रोहित की बात सुनने के बाद वो एकदम से जैसे होश में आते हुए बोली, मिस्टर अग्रवाल, आपने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन इस वीडियो फुटेज में कहीं पर भी कल्प्रिट का फेस नहीं दिख रहा है, ना ही ये पता चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की। तो फिर आप ये कैसे साबित करेंगे कि ये सोनल नहीं कोई और है? आप खुद भी इस बात के लिए श्योर नहीं है कि असली कल्प्रिट कौन है। तो फिर आपने इस तरह आधी रात को हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? आपको नहीं लगता कि आपको खुद इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करके श्योर हो जाना चाहिए था कि ये सब किसने किया है? किस बेसलेस एविडेंस के दम पर आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? रोहित ने अभी गहरी सांस लेते हुए निकी की तरफ देखा। अब तक वो खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन अब उसका भी पेशेंस खत्म होने लगा था। मिस निकिता पवार, मैंने सुना था कि एक अच्छा फैशन डिजाइनर बनने के लिए खुद को शांत और फोकस्ड रखना सबसे पहली कंडीशन होती है। आपकी तरह बात बात पर गुस्सा और उतावलापन शो करने वाले डिजाइनर्स अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद हर कोई इस बात से एग्री करेगा, राइट? रोहित की बात सुनकर निकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन आगे कुछ भी कहने के बजाय उसने गुस्से में अपने हाथ बांधते हुए रोहित की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। रोहित ने भी उसे इग्नोर करते हुए वापस लैपटॉप की तरफ अपनी नजरें घुमा ली। उसने अब स्क्रीन पर चल रही वीडियोस को क्लोज कर दिया और उसकी जगह एक दूसरा फोल्डर ओपन कर दिया जिसमें कुछ पिक्चर्स थी। ये सारी पिक्चर्स किसी वीडियो फुटेज में से लिए गए स्क्रीनशॉट्स थे। सीसीटीवी फुटेज होने के कारण पिक्चर्स क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन पिक्चर्स में मौजूद लोगों को पहचानना मुश्किल भी नहीं था। इन पिक्चर्स में वो ब्लैक बाइक भी रेड मार्क के साथ नजर आ रही थी, जिसे लेकर वो ब्लैक कोट वाला आदमी फैशन हब की ऑफिस बिल्डिंग से बाहर गया था। रोहित ने उस पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा था, हर स्मार्ट से स्मार्ट क्रिमिनल भी कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। बिल्कुल वैसी ही मिस्टेक इसने भी की है। भले ही इसने इस बाइक पर से नंबर प्लेट हटा दिए थे, लेकिन इसके आगे इसके छोटे से टेडी को हटाना भूल गया था। वीडियो फुटेज में भी आपको ये टेडी सेम उसी जगह पर दिखाई दिया होगा जो इस वक्त इस पिक्चर में शो हो रहा है, एंड दैट मींस ये सेम बाइक है। और फिलहाल ये बाइक रेडी टू स्टाइल स्टूडियो की ऑफिस बिल्डिंग की पार्किंग एरिया में खड़ी है। रोहित ने पिक्चर को जूम करते हुए एक्सप्लेन किया। इसके बाद उसने दूसरी पिक्चर पर क्लिक कर उसे ओपन कर दिया। इस पिक्चर में भी बाइक अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन उसके साथ वहां पर 2 और लोग खड़े थे, जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई शॉक रह गया था। सोनल ने जब वो आखिरी तस्वीर देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता। हॉल में मौजूद हर कोई इस पिक्चर को देखकर शॉक था। वहां मौजूद लोगों की तरह तरह की आवाजें आने लगी थी। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस कि ये सब इसने किया है। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ जो एविडेंस है उनसे यही साबित हो रहा है। देखा नहीं, वो उसी की बाइक के साथ रेडी टू स्टाइल के पार्किंग एरिया में खड़ी है। पंक्ति ने जब ये तस्वीरें देखी तो उसकी नजरें वहां मौजूद सारे स्टाफ की भीड़ में से किसी को ढूंढने लगी थी। फाइनली उसकी नजर एक कोने में जाकर रुक गई। तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है साशा? उसने साशा की तरफ देखते हुए पूछा। अब तक वहां मौजूद हर किसी की नजरें साशा की तरफ घूम गई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो एकदम आराम से दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसने एक स्माइल के साथ रोहित की तरफ देखते हुए कहा, इट्स अ पिक्चर मिस्टर रोहित अग्रवाल, राइट? इससे क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? उसकी इस हरकत से पंक्ति का चेहरा सख्त हो गया था। उसने साशा की तरफ देखते हुए कहा, और उससे पहले जो वीडियो फुटेज हमने दिखा उसका क्या उनसे ये प्रूव नहीं होता कि ये सब तुमने किया है? ओह रियली? साशा ने एकदम से सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए कहा। उसके बाद उसने पंक्ति को एक स्माइल दी और लापरवाही से अपने कंधे उचकाती हुई बोली, चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ कि ये सब मैंने किया है। सो व्हाट? साशा ने जिस तरह से बेफिक्र होकर ये बात कही थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसे वाकई इस बात का डर या अफसोस नहीं है। कि देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था। निकी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में साशा को धक्का देते हुए कहा, मैं तो शुरू से ही जानती थी कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। You such a disgusting person I've ever seen। निकी को धक्का देने से साशा लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई थी, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभालते हुए वो एकदम सीधी खड़ी भी हो गई। उसने अब गुस्से से भरी एक नजर निकी के ऊपर डाली और बोली, Really? I am a disgusting person। ये बात तुम्हें तब क्यों नहीं फील हुई थी जब तुमने सोनी को ब्लेम किया था? सबके सामने तुमने उससे क्या कुछ नहीं कहा।
और वो तुम्ही थी ना जैसे सोनल को पुलिस के हवाले करने की सबसे ज्यादा जल्दी थी। इतनी जल्दी अपना रंग बदल लिया तुमने। आई थिंक यू आर द मोस्ट डिस्गस्टिंग पर्सन हियर। उसकी बात सुनकर निकी का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो समझी। यहाँ सबने सोनल को गलत समझा क्योंकि तुमने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। फिर भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने के बजाय तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शेम ऑन यू साशा। साशा कुछ और कह पाती, उससे पहले ही वहां पंक्ति की आवाज गूंजी, इनफ। अगले ही पल पूरे हॉल में खामोशी छा गई थी। उसने साशा की तरफ मुड़ते हुए पूछा, साशा कैन यू प्लीज टेल मी कि तुमने ये सब क्यों किया? क्या मैंने यहाँ के किसी स्टाफ ने तुम्हारे साथ कभी मिसबिहेव किया, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें जो सैलरी देती हूं मैं वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है, या फिर तुम यहाँ स्पेशली इसी काम के लिए आई थी? तुम सैलरी तो मुझसे लेती हो लेकिन काम रेडियो स्टाइल स्टूडियो के लिए करती हो। हाँ? साशा ने एक तिरछी स्माइल के साथ पंक्ति की तरफ देखते हुए नाम में अपनी गर्दन हिला दी। इनमें से एक भी रीजन ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैंने ये सब किया है। तो फिर? पंक्ति ने अब एकदम से चौंकते हुए सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस बार साशा ने अपनी नजरें घुमाते हुए सीधे सोनल की तरफ देखा और नफरत के साथ बोली, ये है वो रीजन जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। नफरत करती हूं मैं तुमसे सोनल मेहता। सोनल उसकी बात सुनकर शॉक रह गई थी। साशा उससे इतनी नफरत करती है, लेकिन क्यों? ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित ने जो आखिरी तस्वीर सबके सामने शो की थी उसमें साशा के साथ पायल भी नजर आ रही थी। पायल काफी खुश थी और उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली हो। लेकिन इस पिक्चर में साशा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि पायल ने उसे इतनी बार धोखा दिया था कि अब उसके इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होने से कायदे से उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। उसे बस इस बात का अफसोस हो रहा था कि एक बार फिर से उसने पायल की कही बातों पर यकीन किया था। आखिर उसका खुद का भी तो सबसे पहला शक पायल की तरफ ही गया था। लेकिन जब उसने पायल से इस बारे में पूछा तब उसने बड़ी आसानी से इस बात से इनकार कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि उसने रेडी टू स्टाइल का नाम तक नहीं सुना है। वाकई बहुत कमाल की एक्ट्रेस थी पायल। लेकिन साशा को देखकर उसे सच में बहुत बड़ा वाला झटका लगा था। साशा ने फैशन हब सोनल के लगभग साथ में ही ज्वाइन किया था। सोनल के फैशन हब ज्वाइन करने के मुश्किल से एक हफ्ते बाद ही उसने भी फैशन हब ज्वाइन किया था। यहाँ आने के बाद से सोनल ने उसे जब भी देखा था वो हमेशा सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी और सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। खासकर सोनल के साथ तो वो शुरू से ही कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली थी। अक्सर वो सोनल के लिए खुद अपने घर से खाना लेकर आती थी और जब सोनल काम करते हुए थक जाती थी तो वो उसके लिए खुद कैंटीन से कॉफी भी लेकर आती थी। यहाँ तक कि वो हमेशा काम में उसकी हेल्प किया करती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने हमेशा सोनल का ख्याल अपनी छोटी बहन की तरह रखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि साशा का ये प्यार और केयर सिर्फ एक दिखावा है और आगे चलकर वो उसे इतना बड़ा वाला धोखा देने वाली है। रोहित ने जो वीडियो शो किए थे उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसमें दिखने वाली लड़की कोई फैशन डिजाइनर हो सकती है। वो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह यहाँ ऑफिस में आई थी। उसने न केवल यहाँ आकर डिजाइन चुराए बल्कि अपने पीछे सारे सबूत भी मिटाती हुई चली गई और फिर बड़ी ही होशियारी से उसने ये सारा इल्जाम सोनल के ऊपर डाल दिया था। इतना ही नहीं, वो अकेली लास्ट मोमेंट तक सोनल को सपोर्ट भी करती रही ताकि सोनल को किसी भी तरह से उसके ऊपर शक ना हो। आज एक बार फिर से उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसा उसे पायल से धोखा मिलने के बाद हुआ था। जितना वो जानती थी उसने कभी इनमें से किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर आखिर क्यों बार बार उसे सबसे धोखा और नफरत ही मिलती है? ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए सोनल साशा के सामने जाकर खड़ी हो गई। साशा प्लीज टेल मी, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? साशा ने अपनी नजरें उठाकर सोनल की तरफ देखा और फिर उसके ऊपर तंज कसते हुए बोली, ये तुम मुझसे कह रही हो? इतना कहकर उसने एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखते हुए कहा, तुमने आज तक मेरे साथ अच्छा किया ही क्या है? सोनल उसका जवाब सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो गई थी। आज उसे अपने सामने खड़ी ये लड़की बहुत ही अलग नजर आ रही थी। सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे कभी जानती ही नहीं थी। साशा को फैशन हब ज्वाइन किए मुश्किल से 2 महीने का वक्त हुआ था और इन 2 महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसमें सोनल या किसी ने भी साशा के साथ कुछ गलत किया हो। और फिर सोनल ने तो यहाँ पर अपनी शुरुआत इंटर्न के तौर पर की थी, जबकि साशा ने वहां बतौर डिजाइनर अपनी शुरुआत की थी। दोनों का वर्किंग एरिया भी बिल्कुल अलग था। ऐसे में वो साशा के साथ चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकती थी। सोनल को अपनी तरफ हैरानी से देखता देखकर साशा ने अब इरिटेट होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ प्लीज अब ये इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। तुम्हें सच में अब तक कुछ भी याद नहीं आया क्या अब भी अननोन बनने का नाटक कर रही हो? सोनल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि साशा किस बारे में बात कर रही है। उसे चुप देखकर साशा ने फिर से कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगी। सोनल ने एक बार साशा की आंखों में देखा जहां उसे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नजर आ रही थी। बिना कुछ बोली वो बस खामोशी से उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। आश्रय याद है तुम्हें? साशा ने उससे सीधा सवाल किया। सोनल के चेहरे पर इंफ्यूजन देखकर उसने फिर कहा, मैं आश्रय अनाथ आश्रम की बात कर रही हूँ जहां 15 साल पहले तुम अपने पेरेंट्स के साथ आया करती थी। उस अनाथ आश्रम के सारे बच्चों के लिए तुम किसी प्रिंसेस से कम नहीं थी। तुम्हारे पास फैमिली थी, जो तुम चाहती थी सब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिल जाता था। लेकिन हम अनाथ बच्चों को दूसरों की दी हुई खैरात के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। तुम हमेशा नए कपड़े पहनकर और लग्जरी गाड़ी में बैठकर हमारे पास आया करती थी और हमारे पास सिर्फ दूसरों के दिए हुए पुराने कपड़े हुआ करते थे। तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी और हमें हर रोज उस ऑर्फनेज में नई नई चुनौतियों से लड़ना पड़ता था। साशा की बातें सुनकर सोनल को कुछ अजीब लगने लगा था। आखिर वो इतनी पुरानी बातों का जिक्र क्यों कर रही थी? वो तो ये सारी बातें कभी भूल भी चुकी थी। उसे अब बस कुछ धुंधला धुंधला सा याद था, लेकिन उन यादों में भी सिर्फ उसके पेरेंट्स ही शामिल थे। साशा उनमें कहीं भी नहीं थी। तुम्हारे पास सब कुछ था सोनल, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे कभी कोई जलन नहीं हुई। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा बेस्ट फ्रेंड था टिट्टू। वो हमेशा चुपचाप और अकेला रहता था, यहाँ तक कि मेरे साथ भी खेलना उसे पसंद नहीं था। लेकिन जब उस ऑर्फनेज के बाकी बच्चे मुझे परेशान करते थे तब एक वही था जो हमेशा मेरी हेल्प किया करता था। मेरे पास मेरी अपनी फैमिली नहीं थी, लेकिन वो मुझे मेरी पूरी फैमिली लगता था। फिर एक दिन तुम हमारे ऑर्फनेज में आई, वहाँ हर किसी के लिए तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। किट्टू को मैंने कभी किसी से बातें करते हैं किसी के ऊपर ध्यान देते नहीं देखा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो भी बाकी लोगों की तरह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो कभी तुम्हारे पास नहीं गया, ना ही उसने कभी तुमसे बात करने की कोशिश की। वो तो बस हमेशा दूर से ही छुप छुप कर तुम्हें देखता रहता था। एक दिन उसने वहाँ कुछ लड़कों को तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलते हुए सुन लिया और उस दिन पहली बार उसने वहाँ लोगों की पिटाई की। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसी वक्त तुम भी वहाँ गई थी। तुम्हें देखकर वो एकदम से झगड़ा करना तक भूल गया था, लेकिन उस दिन भी तुम हमेशा की तरह बिना उसकी तरफ कोई ध्यान दिए वहाँ से चली गई थी। इस झगड़े में उसके राइट आईब्रो के ऊपर एक कट लग गया था जिसकी वजह से वहाँ एक निशान भी पड़ गया था। उस दिन मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा था।
साथ ही तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा भी आया था मुझे। तुम्हारी वजह से ही तो उसे इतनी चोट लगी थी। मैं देखना चाहती थी कि उसके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं या तुम। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पानी में धक्का दे दिया और खुद भी पानी में कूद गई। और फिर ये देखकर मेरा दिल शीशे की तरह चूर चूर हो गया था कि उसने तुम्हें प्रेफरेंस दी। हाँ, उसने बाद में मेरी भी हेल्प की, लेकिन उसने सबसे पहले तुम्हारी जान बचाई। इतना कहते कहते साशा की आंखों से आंसुओं की एक बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई थी। क्यों, आखिर क्यों हर कोई तुमसे इतना प्यार करता है? मैंने हमेशा से उससे प्यार किया है। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन उसने हमेशा मेरी जगह तुम्हें चुना। इतना कहते हुए वो एक पल को रुकी और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो ठीक है, अगर उसकी खुशी तुमसे थी तो भी मुझे कोई एतराज नहीं था। मैं तो बस उसका साथ चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे वो भी छीन लिया। वो तुम्हारे पेरेंट्स थे जो किट्टू को उस ऑर्फनेज से लेकर चले गए थे। उसके जाने के बाद कभी किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। जब सारे बच्चे मुझे परेशान करते थे तो कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आता था। इतने साल मैंने किस दर्द को झेला है ये तुम कभी नहीं समझ सकती हो सोनल मेहता। सोनल अब भी खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कहीं से भी ये सारी बातें फेमिलियर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी बातें फेमिलियर नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई किसी और की कहानी सुन रही है। उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि साशा किस किट्टू की बात कर रही है और आखिर उसके पेरेंट्स क्यों उसे उस ऑर्फनेज लेकर जाएंगे। उन्होंने उससे तो कभी ऐसे किसी बच्चे का जिक्र भी नहीं किया था। उसने साशा की तरफ देखा, पुरानी बातों को याद करते हुए अब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। साशा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, बट बिलीव मी, मैं ऐसे किसी लड़के के बारे में नहीं जानती हूँ। तुम किसकी बात कर रही हो? उसकी बात सुनकर साशा अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लग गई थी। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए उसने सोनल की तरफ देखा और उसके ऊपर तंज कसती हुई बोली, रियली तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? एक वक्त था जब तुम हमारे साथ खेलती थी, अपने सपने और अपने स्कूल की बातें शेयर किया करती थी, और आज तुम्हें उनके बारे में कुछ याद तक नहीं है। हाँ, इतना कहकर वो एक बार फिर से जोरों से हंसी और नफरत से भरकर सोनल की तरफ देखती हुई बोली, तुम्हारे जैसे अमीर लोग ना हमारे जैसे गरीब और अनाथ बच्चों को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना जानते हैं। उन्हें एक्चुअली बस हमारे साथ टाइम पास करना होता है, दैट्स इट। और तुमने भी एग्जैक्टली वही किया। सोनल ने अब अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की। उसने बार बार याद करने की कोशिश की कि क्या वो किसी ऐसे लड़के को जानती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर में उसने साशा की तरफ देखते हुए कहा, साशा, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ था भी तो क्या इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना बड़ा क्राइम करना सही लगा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो सकता है? हॉल में मौजूद सारे स्टाफ मेंबर्स बातें जानकर एक बार फिर से कानाफूसी करने लगे थे, लेकिन साशा ने उन सबको इग्नोर करते हुए सोनल से पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स की कंपनी में कपड़े बनाने का काम होता है ना? एक दिन किट्टू ने तुमसे पूछा था कि तुम बड़ी होकर क्या करना चाहती हो, और तुमने जवाब दिया था कि तुम फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो ताकि तुम भी पेरेंट्स की कंपनी में काम कर सको। मैं भी वही थी। मैंने भी उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं भी एक दिन फैशन डिजाइनर ही बनूंगी। मैं एक दिन इस फील्ड में अपना इतना बड़ा नाम बनाऊंगी कि वो तुमसे ज्यादा मुझ पर प्राउड फील करेगा। हालांकि एक ऑर्फनेज में रहने वाली लड़की के लिए ये सपना देखना आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए मुझे एक दिन में 3-3 जगह काम करना पड़ता था। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तब मुझे लगा कि वो मेरे लिए ना सही एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो वापस आएगा, मगर वो वापस नहीं आया। मैंने उसे खोजने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं कभी उससे मिल भी पाऊंगी। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। फिर तुमने यहाँ काम करना शुरू किया, लेकिन देखो ना, यहाँ भी लक ने तुम्हारा ही साथ दिया। मुझे एक इंटर्न से असिस्टेंट डिजाइनर बनने में 4 साल लग गए, लेकिन तुमने सिर्फ एक ड्रेस डिजाइन की और तुम्हें डिजाइनर की पोस्ट मिल गई। किस्मत भी हर बार तुम्हारा ही साथ देती है। क्यों सोनल, तुमने इतनी रिच फैमिली में जन्म लिया, तुम्हें खाने, रहने, कपड़े जैसी बेसिक नीड्स के लिए कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी, और अब जब करियर की बात आई तब भी किस्मत ने तुम्हारा ही साथ दिया। सोनल ने गहरी सांस लेते हुए साशा की तरफ देखा। सोनल को उसकी बातें बचकानी और बेवकूफी से भरी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, साशा, इंसान का जन्म किसके घर में होगा इस पर उसका तो कोई जोर नहीं होता ना। तुम इस बात के लिए किसी को ब्लेम कैसे कर सकती हो? तुम्हें समझना होगा कि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। साशा ने अब एक हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, रियली मैंने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क किया है सोनल, और मैं भी तुम्हारी तरह एक डिजाइनर हूं, लेकिन फिर भी मेरे किट्टू को सिर्फ तुम्हारा ही टैलेंट नजर आता है, मेरा नहीं। तुमने तो कभी उसकी फीलिंग्स की परवाह तक नहीं की, लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हारी केयर करता है। क्यों? इसका जवाब है तुम्हारे पास। साशा ने अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शुरू में मुझे ये सब करना गलत लग रहा था, लेकिन जब मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा ना तो मुझसे और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती थी, तुम्हें एक ऐसी जिंदगी देना चाहती थी जहां हर कोई तुमसे नफरत करे। शायद तब मेरा किट्टू तुम्हें छोड़कर मुझे अहमियत देने लगता, लेकिन देखो एक बार फिर से किस्मत ने तुम्हारा ही साथ दिया। आज एक बार फिर से तुमने मुझे हरा दिया। नाउ यू आर हैप्पी। सोनल वाकई जानना चाहती थी कि ये किट्टू कौन है, लेकिन फिलहाल उसके पास उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। उसने साशा को समझाते हुए कहा, साशा, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती थी, लेकिन फिर भी तुम्हें अंदाजा है तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है? साशा, तुम्हारा पूरा करियर खराब हो सकता है। सोनल की बात सुनकर अब वहां मौजूद लोग भी चुप नहीं रह पा रहे थे। पीछे से सबकी मिलीजुली आवाजें आने लगी थी। एग्जैक्टली, कोई नफरत में इतना अंधा कैसे हो सकता है? इसने सिर्फ सोनल को चोट पहुंचाने की कोशिश में हम सबको चोट पहुंचाई है। कितनी सेल्फिश है ये लड़की। हमारी टीम की मेंबर होने के बावजूद इसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हम सबने अपने फैशन शो के लिए इतनी मेहनत की थी और इसने सब एक झटके में बर्बाद कर दिया। और हिम्मत तो देखो इसकी, ऐसा करते हुए इसे डर भी नहीं लगा। इसे किस बात का डर है? रेडी टू स्टाइल इसे अपने स्टूडियो में डिजाइनर की पोस्ट दे देगा, तभी तो इसे किसी बात का डर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग भी इसके जैसी धोखेबाज लड़की के ऊपर ट्रस्ट करना चाहेंगे। सबकी बातें सुनने के बाद साशा ने चलती हुई नजरों से सोनल की तरफ देखा और बोली, तुम्हें कब से मेरे करियर की परवाह होने लगी? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैं ये करियर तो क्या अपनी जान भी दे सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों से सोनल को जोर से पुश करते हुए खुद से दूर कर दिया। सोनल अचानक इस अटैक के लिए तैयार नहीं थी। वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसे गिरता देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों के मुंह से घबराहट में एक हल्की सी चीख निकल गई। सोनल ने अपने हाथों से किसी चीज को पकड़कर बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था।
डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो नीचे गिर पाती उससे पहले ही 2 मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया था। सोनल ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली और अपने पीछे सिद्धार्थ को खड़ा देखा। तुम ठीक हो? उसने एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर सीधा खड़े होने में उसकी मदद की और फिर साशा की तरफ गुस्से भरी एक नजर डाली। अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश मत करो। ऑफिस में आने के बाद से अब तक सिद्धार्थ एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी तरफ से यहाँ सारी बातें रोहित ही कर रहा था, लेकिन अब जब साशा ने सोनल को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो चुप नहीं रह पाया। ये पहली बार था जब सिद्धार्थ ने यहाँ आने के बाद से कुछ बोला था। उसके गुस्से से भरी आवाज सुनकर वहां हर किसी की धड़कनें बढ़ गई थी। साशा अब तक तो गुस्से में थी, लेकिन सिद्धार्थ की आवाज सुनकर एक पल को वो भी घबरा गई थी, मगर फिर तुरंत उसने खुद को संभालते हुए कहा, सो व्हाट, सिर्फ धक्का ही तो दिया है मैंने इसे। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? जो इसने मेरे साथ किया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैं इस लड़की से नफरत करती हूँ और मरते दम तक इससे नफरत करती रहूंगी, मरते दम तक। सिद्धार्थ ने एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर पूछा, किसी की सांसें कितने टाइम तक चलेंगी ये तो उसे भी नहीं पता होता। तुम्हें पता है तुम कब तक सुनील से नफरत कर पाओगी? इनडायरेक्टली सिद्धार्थ ने उसे बता दिया था कि अगर वो चाहे तो उसकी सांसें यहीं पर रोक सकता है। सिद्धार्थ की गुस्से से भरी धमकी सुनने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया था। गुस्सा और डर दोनों के मिले-जुले असर के कारण साशा के भी हाथ अब कांपने लगे थे। सोनल खामोशी से अपना सिर झुकाए अब तक जो भी साशा ने कहा था उस पर गौर कर रही थी। अचानक उसने अपनी नजरें उठाकर साशा की तरफ देखते हुए कहा, तुम जिस किट्टू की बात कर रही हो वही करण है ना? करण आहूजा? साशा ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तंज कसती हुई बोली, ओह, तो फाइनली तुम्हें याद आ ही गया। हाँ? साशा की बात सुनकर हर कोई शॉक रह गया था। सिद्धार्थ भी पूरी तरह चौंक गया था। एक पल को तो उसे समझ में ही नहीं आया था कि करण इन सारे मैटर से कैसे कनेक्ट हो गया। यहाँ तक कि पंक्ति को भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, जबकि वो पिछले कई सालों से करण को जानती थी। उसने भी एकदम से चौंकते हुए साशा की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो जो उसने अभी अभी कहा है क्या वो सच है? अब सोनल को एक एक कर सारी बातें याद आ रही थी। जब वो साशा को करण के साथ लंच के लिए लेकर गई थी तब वो इतनी ज्यादा खुश क्यों थी? वो और पंक्ति पूरे टाइम चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन वो बार बार करण से काफी कुछ पूछ रही थी। इस पूरे टाइम उसने करण के सामने कम से कम 15 बार अपने नाम का जिक्र किया था। शायद वो उसे अपने बचपन की बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस वक्त करण ने उसकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जब करण पहली बार सोनल से मिला था तब उसने भी एक बार नहीं बार बार सोनल से पूछा था कि क्या वो सचमुच उसे जानती है। तब सोनल को लगा था कि शायद ये सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और इस वजह से उसे हर कोई जानता है, लेकिन एक्चुअली वो भी उसे बीती यादें याद दिलाने की ही कोशिश कर रहा था। वो हमेशा से जानता था कि सोनल फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, इसलिए उसने इंटर्न होने के बावजूद अपनी ड्रेस डिजाइनिंग के लिए सोनल को चुना ताकि वो अपना सपना इजीली पूरा कर सके। ड्रेस डिजाइनिंग के बहाने उसने ज्यादा से ज्यादा टाइम सोनल के साथ बिताया। इस दौरान उसने हमेशा उसके साथ ऐसे ही बिहेव किया जैसे वो हमेशा से उसे जानता है। सोनल के बार बार डांटने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसे सोनल की परफेक्ट आइसक्रीम का फ्लेवर तक पता था, और ये भी कि उसे मेरी को राउंड पर जाना कितना पसंद है। जब सब लोग उसके खिलाफ थे तब भी वो उसके साथ उसकी मुश्किल में खड़ा था और उसकी हेल्प करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था अब वो सब एक एक कर उसके सामने आने लगा था। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो करण को पहले से जानती थी। ऑब्वियसली ये 15 साल पहले की बात थी। करण और सोनल दोनों ही तब बहुत छोटे हुआ करते थे। इतने सालों बाद किसी को पहचान पाना इतना आसान भी नहीं होता, और फिर करण तो एकदम से चेंज हो गया था और इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। फिर भला वो उसे कैसे पहचान पाती? अगर आज साशा ने उसे सब कुछ याद नहीं दिलाया होता ना तो शायद वो कभी करण को पहचान भी नहीं पाती।